नमस्कार, मेरा नाम गिरिजेश वशिष्ठ है। आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़। हम बात करेंगे कि किस तरह से कोरोना का प्रबंधन करके कुछ देशों ने दुनिया में झंडे गाड़ दिए और उदाहरण पेश किए। उसके साथ हम कहीं कहीं भारत और अमेरिका की भी तुलना करेंगे कि इन्होंने किस तरह से नुकसान उठाया, गलत कदम उठाए, और ख़ास तौर पर जो भारत ने जिस तरह से पश्चिम के कोरोना के मॉडल का अंधानुकरण किया, उससे भारत को कितना नुकसान हुआ। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि 3.2 करोड़ लोग अब मिडिल क्लास नहीं रहे हैं, अब वो गरीबी के दायरे में आ गए हैं। वो गरीब कहलाएंगे क्योंकि उनकी इनकम कम हो गई है। ये प्यू रिसर्च का दावा है। और ये आबादी पूरी दुनिया में जो लोग इस तरह से मिडिल क्लास से लोअर क्लास में गए हैं, उसमें से आधे लोग अकेले हमारे भारत में गए हैं। इससे हमारे देश का मिसमैनेजमेंट कोरोना का पता चलता है। और दूसरा, आपने इकोनॉमी के आंकड़े देखे, ये माइनस में कोई 17, कोई 32, कहाँ के आंकड़े आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, सब लोग डाटा बता रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे स्वीडन की, कि स्वीडन ने किस तरह से अपना अलग मॉडल अपनाया, अपने अलग तरीके से रहा और कोरोना के दौरान बचता चला गया। कहीं मत जाइएगा, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद लौट के आते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। स्वीडन वो देश जिसकी पिछले दिनों हम देख रहे थे कि यहाँ पे अमेरिका के लोग बैठ के ये बात कर रहे थे कि स्वीडन के तर्ज पर क्यों ना अमेरिका के स्कूल भी खोल दिए जाए, फ्लोरिडा के। हमने वो वीडियो देखा, इसी चैनल पे हमने वो वीडियो डाला हुआ था कि वहाँ के बैठ के लोग और पूरी दुनिया के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं अपने स्कूलों को बंद ही नहीं किया लॉकडाउन के दौरान, और अब क्यों ना अमेरिका भी उस रास्ते पर जाए। हम भी जिनके स्कूल अभी तक बंद हैं, ये सोचने को तैयार नहीं है कि एजुकेशन दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। आने वाली पीढ़ियों को हम तैयार करते हैं और उसके साथ हम कितना बड़ा समझौता कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे देश के जो कर्ता धर्ता हैं उनको शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। स्वीडन की जो जीडीपी है वो इस पूरे कोरोना प्रकरण से प्रभावित होकर 7% गिरी है, अमेरिका की 30% गिरी है, और भारत की कितनी गिरी है बताने की ज़रूरत नहीं है। स्वीडन एक वेलफेयर स्टेट है। वहाँ पे आपको अपने इलाज की परवाह नहीं करनी पड़ती। आपको लगता है कि अगर आपको इलाज कराना है, आप अस्पताल चले जाइए, इलाज करा लीजिए। कभी भारत में भी ऐसा होता था, कोई लूट नहीं, खसोट नहीं, बड़े बड़े अस्पताल और मुफ्त में इलाज। इसके विपरीत अमेरिका और भारत में इलाज कराने के नाम पर ही ज़्यादातर लोगों की रूह कांप जाती है। उनको लगता है कि अगर इलाज कराना पड़ा तो ये खर्चा हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इलाज बहुत महंगा है और इलाज बाज़ार के भरोसे है। स्वीडन में इलाज सरकार के भरोसे है, तो लोगों को भरोसा था कि अगर हमको कुछ भी होगा तो वहाँ हमको हेल्थ फैसिलिटी दी जाएगी। और स्वीडन में बड़ी संख्या में हेल्थ फैसिलिटी दी गई। जिस भी व्यक्ति ने जब जहाँ इलाज कराना चाहा उसका इलाज किया गया, इलाज की सुविधाएं बढ़ाई गई, और वहाँ के जो स्वास्थ्यकर्मी थे उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा उपकरण दिए गए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा दी गई। इसके अलावा स्वीडन की सरकार ने एक और इंतज़ाम किया कि जो लोग वहाँ कोरोना का शिकार हो रहे थे या कोरोना के कारण बीमार हो रहे थे, उन सब लोगों का इलाज जल्दी से जल्दी हो, और उनके इलाज के दौरान उनको कंपनी जो है उससे पूरी तनख्वाह मिले। वैसे वहाँ पे ये सामान्य नियम भी है कि अगर आप बीमार हैं तो आपका वेतन नहीं कटता है। सिक लीव अनलिमिटेड है स्वीडन में। आप जितने साल चाहें बीमार पड़े रहें, आपका वेतन नहीं कटेगा। वहाँ पे कोई सिक लीव की लिमिट नहीं है कि साल में 12 मिलेंगी, इसके बाद आप जानो, आपका काम जाने। इसके अलावा स्वीडन में उन्होंने जो एक बड़ी चीज़ की अपने कर्मचारियों के लिए, कि स्वीडन की सरकार ने वहाँ के जो एम्प्लॉयर थे, वहाँ की जो कंपनियाँ थीं, उनको कहा कि आप किसी को नौकरी से नहीं निकालेंगे। हमारे यहाँ भी मोदी जी ने कहा था कि आप किसी को नौकरी से मत निकालिएगा, लेकिन यहाँ पे एक सलाह दी थी। स्वीडन में उन्होंने सलाह नहीं दी, उस पर बाकायदा सरकार ने आर्थिक पैकेज दिया। कई जगहों पे कंपनियां कर्मचारियों को सिर्फ 40% जो है वो वेतन दे रही थी, और 60% पैसा सरकार दे रही थी ताकि किसी की नौकरी ना जाए। उसके विपरीत हमारे यहाँ सरकार कह रही थी किसी को नौकरी से मत निकालना, और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार एक अध्यादेश लेके आई जिसमें सारे के सारा जो श्रम कानून थे उनको शिथिल कर दिया गया,
और ये किया गया कि कोरोना के दौरान कंपनी किसी को भी नौकरी से निकालना चाहे तो इसको खुली छूट दे दी गई, यहाँ तक कि वो उसके खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकता, क्योंकि कानूनों को बंद कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, जो अभी भी स्थगित चल रहे हैं। तो ये एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों की अपने देश के प्रति विश्वास पैदा करती हैं। जब विश्वास पैदा होता है तो उसके बाद में लोग आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हैं। स्वीडन दरअसल एक वेलफेयर स्टेट वाला देश है, कल्याणकारी राज्य वाला देश है। वो अपने लोगों का ख्याल रखता है और उसके लोग स्वीडन के सरकार और उनकी अथॉरिटीज़ का बहुत सम्मान करते हैं। जब वो अपनी जनता से बात करते हैं, उनकी सरकार अपनी जनता से बात करती है, तो उसमें कोई नाटकबाजी नहीं होती, कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। पूरे कोरोना को जब हैंडल किया गया तो स्वीडन में लोगों से जो बात की, लोगों को जो जानकारियाँ दी, लोगों को जो हिदायतें दी गई, वो पूरी की पूरी वहाँ के जो हेल्थ के एक्सपर्ट थे उन्होंने दी। स्वीडन के लोग उनके ऊपर बहुत भरोसा करते थे और उनको सरकार पर भी भरोसा था कि इनके जो भी बयान आएंगे वो राजनीतिक नहीं होंगे। इसके विपरीत आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका में वो कीटनाशक देने से क्या कोरोना मारा जा सकता है, ट्रंप जैसे लोग इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान दे रहे थे। हमारे यहाँ थाली लोटे पीटे जा रहे थे। स्वीडन में सिस्टमेटिक तरीके से स्वास्थ्य विभाग के लोग, कोई नेता आके कुछ नहीं बोलता था, वो लोगों को गाइड करते थे, लोग उनको मानते थे। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्वीडन की जो जनता है वो अपने देश के सिस्टम पे बहुत भरोसा रखती है और देश का सिस्टम उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देता। स्वीडन में लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने सर्वे किया तो पता चला कि वहाँ पे 60% लोग स्वीडन के जो हैं वो वहाँ की सरकार के साथ हैं और जो सरकार कहती है वो कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं करना पड़ा, कोई डंडा नहीं चलाना पड़ा और किसी प्रकार की कोई भी सख्ती नहीं करनी पड़ी। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग किया और इस्तेमाल किया। वहाँ पे स्कूल खुले थे, वहाँ पे बार खुले थे, वहाँ रेस्तरां खुले थे, लोग आ जा रहे थे, जिसको जहाँ जाना है जा सकता था। किसी भी प्रकार की किसी की भी आज़ादी पर सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। लेकिन सरकार जो कहती थी उसको वो समझते थे और सरकार भी ये समझती थी कि वो जो लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी किसी भी प्रकार से उनको कोई परेशानी ना हो पाए। बुजुर्गों को कहा गया घर में रहिए, वो घर में रहते थे। जिन लोगों को कहा गया कि आप चाहें तो वर्क फ्रॉम होम कर लें, वो वर्क फ्रॉम होम रहते थे। लोगों को कहा गया कि अगर आपको थोड़ा सा फीवर हो तो आप सेल्फ क्वारंटाइन हो जाएं, लोग सेल्फ क्वारंटाइन रहते थे और इस तरह से देश चल रहा था। इसके अलावा अगर आपको बुखार है, दूसरे सिम्टम्स हैं, तो वहाँ पे कोरोना का टेस्ट हो जाता था, आप जाइए टेस्ट करा लीजिए। लेकिन ये चीज़ें देखने में बहुत ऐसी लगती हैं कि वहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग ही ऐसे हैं। लेकिन लोगों के बीच में एक विश्वास आप पैदा करते हैं, सरकार पैदा करती है, उससे लोग अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ मसला इससे भी ज़्यादा का है। स्वीडन में और अमेरिका में जो सबसे बड़ा अंतर आया वो ये हेल्थ सर्विसेज का था ही। इसके अलावा जो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरी चीज़ें होती हैं, अमेरिका में क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस के ज़रिए इलाज होता है। कोरिया में शुरू में बहुत, नॉर्थ साउथ कोरिया में बहुत सारे केसेस आए शुरू में, उसके बाद उन्होंने उसको बहुत समझदारी से काबू कर लिया और कोरिया ने उसमें जो है वो लोगों को जो हेल्थ इंश्योरेंस था वहाँ पे है, वहाँ प्राइवेट है, लेकिन 97-98% लोगों को सरकार की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है। तो वहाँ पे उसको बढ़ा दिया गया। रिम्बर्समेंट जल्दी से जल्दी स्वीडन में भी किए गए। जिस आदमी का भी खर्चा होता है इलाज पे, अगर वो कुछ, तो उसको जल्दी से जल्दी उसके पैसे दिए गए। ये सारी चीज़ों ने मिला के स्वीडन को एक अनूठा देश बना दिया और स्वीडन चल पड़ा अपने रास्ते पे। उसको कोई फिक्र नहीं थी, उसने अपने यहाँ कोई लॉकडाउन नहीं लगाया, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही थी। इसकी वजह से स्वीडन को एक और फ़ायदा हुआ। कोरोना के अंदर जब आप गए और उससे जब आपने लॉकडाउन किया और पूरी अफरा तफरी मचा ली, उसके बाद जब उससे बाहर निकलने में जो झंझट होता है, उससे बाहर निकलने में जो परेशानियां होती हैं, जो टैक्सेशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम भारत में झेल रहे हैं, सब चीज़ महंगी हो रही है, वो चीज़ से भी वो बच गए क्योंकि उनको बाहर ही नहीं निकलना था। स्वीडन के जो लोग थे उनका जो विश्वास था अपनी सरकार के प्रति वो इतना ज़्यादा था कि अमेरिका में केवल 17% लोगों को भरोसा था कि उनकी सरकार कोरोना में कुछ कर पाएगी या कुछ करने की नीयत रखती है। तो स्वीडन में ये संख्या 60% से ऊपर थी। अब आते हैं हम मरने वालों के आंकड़ों पे। अगर आप देखें तो जो स्वीडन में मरने वाले थे वो 35,000 थे, नॉर्वे में 8,000 थे और डेनमार्क में 11,000। ये आसपास के स्कैंडिनेवियन देश हैं तीनों। तो इसमें आप देखेंगे तो आंकड़ा स्वीडन का सबसे ज़्यादा है। जो लॉकडाउन के समर्थक हैं, जो कोरोना के नाम पे खौफ फैलाना चाहते हैं, जो चाहते हैं दनादन टीके लगाए जाएं, जो चाहते हैं दनादन
इलाज हो, जो चाहते हैं कि लोगों की रूह कोरोना का नाम सुन सुन के कांप जाए, उन सब लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई। उनको स्वीडन का ये रवैया पसंद नहीं आया, उन्होंने इसको बदनाम करना शुरू कर दिया और ये जो 35,000 की जो डेथ रेट है, जो कोरोना से लोग मारे गए, उसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस पे स्वीडन की सरकार का जो जवाब आया, वो जवाब और भी आंखें खोलने वाला है। स्वीडन में बड़ी संख्या में सोमालिया, आपको याद होगा किस तरह से हड्डियों में लोग भूखमरी और दूसरी चीज़ों के कारण पूरी दुनिया में जो गरीबी और लाचारी का प्रतीक बन गया था सोमालिया, उस सोमालिया से बड़ी संख्या में शरणार्थी स्वीडन में गए हैं और रहते हैं। लंबे समय तक कुपोषण में रहने के कारण वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत कमज़ोर लोग हैं। इसके अलावा एक बड़ी संख्या सोमालिया की और स्वीडन के अपने बुजुर्गों की भी है जो कोमोर्बिडिटी का शिकार हैं। वहाँ ज़्यादा मौत होने के कारण ये लोग बने। लेकिन जो टीका समर्थक लॉबी है, टीका बेचो लॉबी है, उसने इसको लेकर स्वीडन पे बहुत हमले किए। लेकिन जब बाद में जो एक्सेस डेथ का डाटा होता है, उसके आधार पर जब निकाला गया तो पता चला कि कोरोना से भले ही लोग ना मरे हों, लेकिन लॉकडाउन के जो दूसरे इफ़ेक्ट थे उनके कारण जो लोगों की मौतें हुई, उस वजह से स्वीडन की मौतें बहुत कम हुई। क्योंकि भारत में भी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान लोग यात्रा करके 1000 किलोमीटर जा रहे हैं, रास्ते में किसी की डेथ हो गई, कोई कहीं जा रहा है तो उसकी डेथ हो गई। लॉकडाउन के कारण इलाज नहीं मिल पाया, डॉक्टर के पास नहीं जा पाए। वहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से दनादन इलाज हो रहा था अस्पतालों में, जिसको आना इलाज कराओ, झटपट इलाज हो रहा था। और यहाँ हालत ये थी कि अस्पताल लोगों को भर्ती नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम भर्ती कर लेंगे तो कहीं हमारा अस्पताल सील ना हो जाए। ये दूसरी तरफ भारत की ये वाली स्थिति थी। तो जो टोटल डेथ अगर आप करोगे, जो मौत है, तो जो लॉकडाउन के कारण मौतें हुई हैं, उन मौतों का आंकड़ा स्वीडन के आंकड़े से आपको हटाना पड़ेगा। जब आप हटाएंगे तो स्वीडन बेहतर जा रहा है, अमेरिका से भी बेहतर जा रहा है, भारत से भी बेहतर जा रहा है और बहुत सारी दुनिया से बेहतर जा रहा है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, दोस्तों तक भी पहुंचाएं। टीका है, ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी भी नहीं है कि हम सारी ज़रूरी चीज़ें छोड़ के टीका लगाएं, क्योंकि टीके में भी अभी भी हिट एंड ट्रायल ही माना जा रहा है। टीके के जो आंकड़े आ रहे हैं वो पहले की तरह ही हैं। पहले कोरोना से बुजुर्ग मरते थे, अब टीकों से बुजुर्ग के मरने की खबरें आ रही हैं। पूरी दुनिया कह रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं। इसलिए सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। कोरोना अभी जारी है और जो पिछले दिनों मैंने एक वीडियो दिखाया था, जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, टीका अगर आपने लगाया तो ये हो सकता है कि कोरोना का एक नया स्ट्रेन आ जाए जो इन सारी एंटीबॉडीज़ का मुकाबला कर ले, उसको आप काबू ना कर पाए, इसलिए ठहरें। उन्होंने अपील भी की है, उन्होंने WHO से अपील भी की है, वो वीडियो भी उनका यहाँ पे मौजूद है। तो कुल मिला के अपना ख्याल रखें, जो सावधानी आप बरत सकते हैं वो बरतें। जय हिंद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।